नमस्कार जोहार, आपका अपना चैनल अल्फा इसमें स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं जेएसएससी रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए प्रैक्टिस सेट और हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है, और ये हम लोग कर रहे हैं कॉमर्स के लिए देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इसके तहत ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी और इंडस्ट्रियल रिलेशन से ये दोनों से क्वेश्चन देखेंगे। लगभग हम लोग 105 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। किस तिथि से सभी बैंकों ने अपने लेन देन हेतु अपने एटीएम से निःशुल्क सहभागिता को प्रारंभ किया? यानी कि एटीएम में पहले चार्ज लगता था, वो चार्ज समाप्त कर दिया। कब से? तो 1 अप्रैल 2009 से। ठीक है, निम्नलिखित में से संगठन का लक्षण नहीं है। संगठन का लक्षण क्या नहीं है? संगठन वह तंत्र है जिसका प्रबंधन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। संगठन में श्रम का विभाजन होता है। संगठन का निर्माण केवल व्यावसायिक संस्थाओं में ही किया जा सकता है। संगठन में समूह कार्यकारी अधिशासी के नेतृत्व के अंतर्गत कार्य करते हैं। इसका क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा सी। संगठन का निर्माण केवल व्यावसायिक संस्थाओं में ही किया जा सकता है? नहीं। ठीक है, तो लक्षण ए नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से औपचारिक संगठन का लक्षण नहीं है। औपचारिक संगठन का लक्षण क्या नहीं है? सबको बताना है औपचारिक संगठन का लक्षण क्या नहीं है। इसमें अधिकार, दायित्व और पारस्परिक संबंधों को चार्ट द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, यह पूर्ण रूपेण व्यक्तिगत है। यह पूर्ण निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। इसका मुख्य आधार अधिकार सौंपना होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा यह पूर्ण रूपेण व्यक्तिगत है। ठीक है, तो ये औपचारिक संगठन का लक्षण नहीं है। यह पूर्ण रूपेण व्यक्तिगत, ये लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से रेखा संगठन की विशेषता नहीं है। रेखा संगठन की विशेषता नहीं है। इसमें सभी आदेश ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। ठीक है, इस तरह पद्मपान की तरह ऊपर से नीचे चलता है सभी आदेश। ठीक है, इस तरह चलता है। इसमें सभी कर्मचारियों को आदेश उनके निकटतम अधिकारियों से मिलते हैं। ठीक है, इसमें अधिकार सत्ता सर्वोच्च अधिकारी के पास केंद्रित होती है। इसमें सभी कार्यों का अंतिम दायित्व निकटतम अधिकारी का होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? देखिए यहाँ पर, इसमें सभी कार्यों का अंतिम दायित्व निकटतम अधिकारियों का होता है। निकटतम अधिकारी का नहीं होता है अंतिम दायित्व। किसके पास होता है? सर्वोच्च अधिकारी होता है। सत्ता का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसके पास होता है ना सभी कार्यों का अंतिम उत्तरदायित्व। तो इसमें से पूछ रहा है विशेषता नहीं है, तो विशेषता में डी हो जाएगा, ये विशेषता नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस परिस्थिति में रेखा संगठन का प्रयोग नहीं करना चाहिए? रेखा संगठन का प्रयोग कब नहीं करना चाहिए? ठीक है, यदि श्रम एवं प्रबंध की समस्या ना हो, यदि कर्मचारियों में अनुशासन की भावना ना हो, यदि कर्मचारियों की संख्या सीमित हो, यदि औद्योगिक इकाई का आकार सीमित हो। तो इसका क्या हो जाएगा? रेखा संगठन का प्रयोग कब नहीं करना चाहिए? यदि कर्मचारियों में अनुशासन की भावना ना हो तो रेखा संगठन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जब सभी छोटे छोटे कार्यों के लिए पृथक पृथक निरीक्षक नियुक्त किए जाते हैं जो उन कार्यों का निरीक्षण करते हैं, तो इस संगठन को कहते हैं, क्या कहते हैं? इस संगठन को कहते हैं क्रियात्मक संगठन। ठीक है, क्रियात्मक संगठन के कार्यकारी विभाग
में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है? अनुशासक। ठीक है। अधिकार अंतरण का मुख्य उद्देश्य है, क्या है अधिकार अंतरण का मुख्य उद्देश्य? बड़े अधिकारियों के कार्य को कम करना। जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके अधिकार को थोड़ा सा कम करते हैं, उनके अधिकार को थोड़ा सा उनके जूनियर में कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, लाल फीताशाही को समाप्त करने के लिए अधिकार अंतरण का कौन सा स्वरूप उपयुक्त है? तो इसमें लाल फीताशाही जो होता है ना, एक ही आदमी के पास सारा सत्ता होता है, पूरा सारा काम को रोक के रखता है, तो उसको क्या करते हैं? उसको सत्ता को क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं, अनौपचारिक अंतरण कर देते हैं, उनकी सत्ता को अनौपचारिक रूप से ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। अधिकार अंतरण में अधिकार सौंपने वाले उच्च अधिकारियों की ओर से कौन सी बाधा उत्पन्न होती है? कौन सी बाधा उत्पन्न होती है? कर्मचारियों पर अविश्वास। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अधिकार अंतरण में अधिकार सौंपने वाले उच्च अधिकारियों की ओर से कौन सी बाधा उत्पन्न होती है? तो कर्मचारियों पर अविश्वास। ठीक है। केंद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य है, केंद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य है बड़े अधिकारियों के कार्यभार में कमी करना। जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके थोड़ा सा कार्यभार को कम करते हैं, दूसरे में ट्रांसफर कर देते हैं। विभागीकरण का सबसे प्रचलित आधार है, विभागीकरण का सबसे प्रचलित आधार क्या है? तो कार्यात्मक विभागीकरण। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन चार्ट का प्रकार नहीं है? संगठन चार्ट का प्रकार नहीं है। तो समतल चार्ट, शीर्ष चार्ट, चक्रीय चार्ट, चपटा चार्ट। तो ये चपटा चार्ट नहीं है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार प्राधिकार का अंतिम स्रोत निजी संपत्ति है? औपचारिक प्राधिकार सिद्धांत के अनुसार निजी संपत्ति है। तो ए हो जाएगा। किस सिद्धांत के अनुसार प्राधिकार का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है? यानी कि इस तरह पदसोपान है, इस तरह नीचे से ऊपर की ओर होता है। ठीक है। औपचारिक प्राधिकार सिद्धांत, स्वीकृति प्राधिकार सिद्धांत, योग्यता प्राधिकार सिद्धांत, सोपानिक श्रृंखला प्राधिकार सिद्धांत किसका होता है? तो आप लोग बताइए किसका होता है? तो होता है स्वीकृति प्राधिकार सिद्धांत का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए एक अधीनस्थ द्वारा अपने अधीक्षक को किए गए कार्य का विवरण देना क्या कहलाता है? जवाबदेही और लेखा देता। ए और बी दोनों हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, क और ख दोनों। किसी कार्य को दूसरों को सौंपना और उस कार्य के निष्पादन हेतु निर्दिष्ट सीमाओं के अंतर्गत अधिकार देना कहलाता है क्या? क्या कहलाता है? तो प्राधिकार का प्रत्यायोज। ठीक है, तो ए सही हो जाएगा। संगठन संरचना के मैट्रिक्स स्वरूप का एक मुख्य दोष यह है कि इसमें कमान की अनेकता की संभावना है। तो सही आंसर हो जाएगा, इसमें कमान की अनेकता की संभावना है। एक संगठन में केंद्रीकरण की स्थिति सबसे अधिक निर्भर करती है प्रौद्योगिकी पर, कार्यबल के आकार पर, व्यवहारों के परिमाण पर, अधीनस्थों की क्षमता पर। क्या हो जाएगा? कार्यबल के आकार पर।
आंतरिक संरचनाओं का अभिकल्पना किया गया है। समुद्देशी कर्मों के अनुसूचित समय के अंदर निष्पादन हेतु। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। एक संगठन में मौजूद कंप्यूटर संचार प्रणाली को कहते हैं इंट्रानेट। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें कथन दिया हुआ है, इस पर विचार करना है। ठीक है, तो देखिए क्या है। कार्यालय प्रणालियों और नियमों में यह अंतर है कि प्रणालियां योजनाएं होती है जबकि नियम कार्यविधि होते हैं। प्रणालियां सर्वसमावेशी होती है जबकि नियम प्रणालियों के अंग होते हैं। प्रणालियां लोक अभिमुखी होती है जबकि नियम वित्तीय प्रकृति के होते हैं। प्रणालियां लक्ष्य होती है जबकि नियम साधन होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? प्रणालियां सर्वसमावेशी होती है जबकि नियम प्रणालियों के अंग होते हैं। जो सही है। उसके बाद कहता है प्रणालियां लक्ष्य होती है जबकि नियम साधन होते हैं। ये 2 और 4 सही है। 2 और 4 किस में है? डी में। तो 2 और 4 हो जाएगा सही। ठीक है, एक संगठन के ऊंचे से नीचे स्तरों पर प्राधिकार प्रत्यायोजन को कहा जाता है। यानी क्या बोलता है? एक संगठन में ऊंचे से नीचे, यानी इस तरह पदसोपान, ऊपर से नीचे, इसको कहते हैं हम लोग पदसोपान श्रृंखला। ठीक है, पिरामिड। ठीक है, ऊंचे से नीचे स्तरों पर प्राधिकार प्रत्यायोजन को कहा जाता है। इसको कहते हैं विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता यहाँ पे शीर्ष के पास है, सत्ता को ट्रांसफर कर दिए, तो इसका क्या? विकेंद्रीकरण। भर्ती के बाह्य स्रोतों का प्रयोग अधिकतर किया जाता है निम्न स्तरीय कार्यों के लिए। ठीक है, प्रशिक्षण की सबसे अधिक प्रयोग होने वाली विधि है। क्या हो जाएगा? कार्य पर प्रशिक्षण विधि। ठीक है, प्रशिक्षण की सबसे अधिक प्रयोग होने वाली विधि है कार्य पर प्रशिक्षण विधि। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण की निम्न में से किस विधि को हार्वर्ड व्यवसाय विद्यालय द्वारा प्रसिद्ध किया गया? ठीक है, क्या किया गया था? व्यवहार केस अध्ययन विधि का। ठीक है, व्यवहार का अध्ययन का विधि का हार्वर्ड व्यवसाय विद्यालय द्वारा प्रसिद्ध किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, संगठन के रेखा एवं कर्मचारी ढांचे की निम्न में से किसके द्वारा वकालत की गई है? तो हैंगिंगटन इमर्सन के द्वारा किया गया है। हैंगिंगटन इमर्सन के द्वारा वकालत किया गया है ढांचे के। मिलान पट्टी गैंगप्लैंक नीति क्या है? मिलान पट्टी गैंगप्लैंक नीति क्या है? विशेष परियोजना पर कार्य करने के लिए व्यक्ति साथ साथ आते हैं। विभिन्न समूहों में उनके गुणों के आधार पर कार्य का बंटवारा, कार्य की शीघ्रता के लिए संप्रेषण की सोपान श्रृंखला का उल्लंघन करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य की शीघ्रता के लिए संप्रेषण की सोपान श्रृंखला का उल्लंघन करना। ठीक है, कार्यालय की क्रियाओं का संगठन करने के लिए प्रबंधक काम में लेता है। क्या लेता है? संगठन रेखाचित्र, कार्य प्रणाली पुस्तिका, उपविभागों में कार्य विभाजन के रेखाचित्र, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कार्यालय प्रबंध का कार्य है, कार्यालय प्रबंध का कार्य है कार्यालय भवन तथा साजो सामान की देखभाल करना, काम का वर्गीकरण, विश्लेषण तथा अध्ययन करना, उपयुक्त तथा योग्य कर्मचारियों का चुनाव करना, उपयुक्त सभी।
क्या हो जाएगा इसमें से? इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। कार्यालय प्रबंध का कार्य, कार्यालय भवन तथा साजो सामान की देखभाल करना कार्यालय प्रबंध का कार्य है। काम का वर्गीकरण, विश्लेषण तथा अध्ययन करना, उपयुक्त तथा योग्य कर्मचारियों का चुनाव करना जो होते हैं, उपयुक्त सभी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, कार्यालय संगठन का लाभ नहीं है। काम का बंटवारा, उत्पादन में वृद्धि, कुशल कार्य संचालन, कर्मचारियों का उच्च मनोबल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उत्पादन में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कार्यालय संगठन का सिद्धांत नहीं है? कार्यालय संगठन का सिद्धांत कौन नहीं है? तो पहल का सिद्धांत कार्यालय संगठन का सिद्धांत नहीं है, जबकि विशिष्टीकरण का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत, विकेंद्रीकरण का सिद्धांत जो है कार्यालय संगठन का सिद्धांत है, जबकि पहल का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है, एक संगठन में अधिकारी के विकेंद्रीकरण का लाभ नहीं है। एक संगठन में विकेंद्रीकरण का लाभ नहीं है। क्या हो जाएगा? उच्च प्रबंध के भार में कमी, प्रभावपूर्ण नियंत्रण, अधीनस्थों की निपुणता में वृद्धि, प्रबंधकों के मनोबल में सुधार। प्रभावपूर्ण नियंत्रण, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभावपूर्ण नियंत्रण। ठीक है। दफ्तरी सेवाओं के विकेंद्रीकरण का लाभ नहीं है। दफ्तरी सेवाओं के विकेंद्रीकरण का लाभ नहीं है। तो क्या हो जाएगा? समय की बचत, दफ्तरी लागत में बचत, विशिष्टीकरण, दोहरी लागत से बचत। इसका सही आंसर हो जाएगा दोहरी लागत से बचत। दफ्तरी सेवाओं के विकेंद्रीकरण का लाभ नहीं है। ठीक है, यहाँ कहा था दफ्तरी सेवाओं का केंद्रीकरण का लाभ नहीं है। केंद्रीकरण यहाँ कर रहा है, यहाँ विकेंद्रीकरण। यहाँ केंद्रीकरण मतलब जो भी एक सत्ता हो जाए केंद्र में स्थापित हो जाएगा। अब विकेंद्रीकरण जो सत्ता जो है वो सभी में बढ़ जाएगा, पावर। ठीक है। तो दफ्तरी सेवाओं के विकेंद्रीकरण का लाभ नहीं है। समय की बचत, अधिक कुशलता एवं उत्पादकता, विशिष्टीकरण, कर्मचारियों का श्रेष्ठ चुनाव। क्या हो जाएगा? समय की बचत। एक संगठन चार्ट के उद्देश्य को निम्नलिखित में से कौन सा एक सही बताता है? कार्यालय सज्जा, उपलब्ध कार्यालय सेवाओं का निर्देशन, सत्ता का प्रवाह, उच्च मनोबल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सत्ता का प्रवाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यालय प्रबंध का सबसे उपयुक्त कार्य है? कार्यालय प्रबंध का सबसे उपयुक्त कार्य है। लाभ केंद्र का सृजन, नियंत्रण केंद्र का सृजन, कार्यालय बंद कराना, उत्पादकता गुणवत्ता नियंत्रण का पर्यवेक्षण। इसका सही आंसर हो जाएगा नियंत्रण केंद्र का सृजन। ठीक है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेत प्रत्यायोजन बनाए रखने के लिए यह अभिष्ट है कि व्यक्तिगत प्रबंधकों की सत्ता के अंतर्गत आने वाले निर्णय उन्हीं के द्वारा लिए जाने चाहिए और उन्हें संगठन के ऊर्ध्वगामी पदानुक्रम को नहीं भेजना चाहिए। यह कहलाता है, क्या कहलाता है? यह कहलाता है सत्ता स्तर सिद्धांत। ठीक है, यह कहलाता है सत्ता स्तर सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यापक नियंत्रण विस्तृति उन्हीं संगठनों में प्रभावी होती है जहां अधिकार का प्रत्यायोजन अपर्याप्त है, कार्य जटिल है, सम्यक अधीनस्थ प्रशिक्षण योजना, नेतृत्व शैली सत्तावादी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा सम्यक अधीनस्थ प्रशिक्षण योजना। अगला प्रश्न है, प्रबंध के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? प्रबंध के सिद्धांत का जन्मदाता कौन है? तो हेनरी फेयोल है। प्रबंध के जन्मदाता का सिद्धांत कौन दिया था? हेनरी फेयोल। प्रबंध के सिद्धांतों का पिता
किसे कहा जाता है? प्रबंध के सिद्धांत का जो बताता है बर्नार्ड को कहा जाता है। ठीक है। टेलर के कार्यात्मक संगठन के अंतर्गत गैंग बॉस वास्तव में क्या कार्य करता है? गैंग बॉस वास्तव में क्या कार्य करता है? टेलर के कार्यात्मक संगठन के अंतर्गत गैंग बॉस वास्तव में क्या कार्य करता है? वह कर्मचारियों को निर्देश देता है। गैंग बॉस क्या करता है? कर्मचारियों को निर्देश देता है। नियोजन आधारिका पर आधारित वह व्यापक संस्थागत लक्ष्य जो संस्था के अस्तित्व को न्यायसंगत ठहराता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है ध्येय कथन। ठीक है। वे योजनाएं जो भावी क्रियाकलापों को निपटाने की आवश्यक पद्धति की स्थापना करती है क्या कहलाती है? ये कहलाती है प्रक्रियाएं। ठीक है। कुशलता के 12 सिद्धांत किसने बनाए? कुशलता के 12 सिद्धांत किसने बनाए? तो बनाए कौन? इमर्सन के द्वारा बनाया गया है कुशलता के 12 सिद्धांत। कौन नियोजन का उपकरण नहीं है? नियोजन का उपकरण कौन नहीं है? तो सूचना नहीं है। ठीक है। डेल्फी तकनीक संबंधित है। डेल्फी तकनीक जो है संबंधित है किससे? निर्णयन से। संगठन का सिद्धांत कौन सा है? संगठन का सिद्धांत कौन सा है? प्रतिष्ठित सिद्धांत, नौकरशाही सिद्धांत, मानवीय संबंध सिद्धांत, ये सभी। इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है, पिरामिड संगठन का आकार होता है। पिरामिड, ये देखना है, ये पिरामिड संगठन का आकार होता है। क्या होता है? संकुचित शीर्ष, विस्तृत शीर्ष, संकुचित दायां पक्ष, संकुचित बायां पक्ष। ठीक है। संकुचित शीर्ष, इसका आंसर क्या हो जाएगा? संकुचित शीर्ष। ये पिरामिड है और इसका जो संकुचित क्या है? शीर्ष। सत्ता यहाँ पे होता है। पिरामिड संगठन का आकार में इस तरह होता है, सत्ता जो होता है शीर्ष पर होता है। सत्ता शीर्ष पर होता है। ठीक है। अधिकारों के भारापरण का अर्थ है, अधिकारों के भारापरण का अर्थ है क्या? अधिकार सुपुर्द करना, दायित्व देना, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अधिकार सुपुर्द करना। ठीक है। स्टाफ प्रबंधकों का कौन सा कार्य नहीं है? स्टाफ प्रबंधक का कौन सा कार्य नहीं है? तो निर्णय लेना। स्टाफ प्रबंध का जो कार्य है वो निर्णय लेना नहीं है, क्योंकि स्टाफ लोग का काम ही नहीं है, वो केंद्रीय सत्ता करता है। कौन निर्देशन की तकनीकी नहीं है? निर्देशन की तकनीकी नहीं है, तो अंकन जो है निर्देशन की तकनीकी नहीं है। आंतरिक और बाह्य समन्वय हो सकता है। क्या होगा? लंबवत, समतलीय, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? आंतरिक और बाह्य समन्वय हो सकता क्या? इनमें से कोई नहीं। समन्वय की आधारशिला है अधिकार, सत्ता, दायित्व, विचार, प्रयास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग बताइए, इसका क्या हो जाएगा? अधिकार, सत्ता। कौन समन्वय तकनीक नहीं है? तो लक्ष्य जो है समन्वय का तकनीक नहीं है। उद्देश्यों की क्रमबद्धता ऊपर की ओर होती है। उद्देश्य की जो क्रमबद्धता होती है ऊपर की ओर होती है, बिंदु आकार में। ठीक है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित हुआ? प्रबंध सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित हुआ? तो 1954 में हुआ था। समन्वय है एक क्या है? समन्वय है एक क्या? समन्वय है सतत प्रक्रिया। ठीक है। समन्वय के रूप है, समन्वय के रूप है क्या? व्यक्तिक। ठीक है। परंपरागत अवधारणा के अनुसार प्राधिकार उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होती है।
परंतु अब एक नवोदित अवधारणा विकसित हुई है जो स्वीकरण सिद्धांत कहलाती है। इस विचारधारा का निम्नलिखित में से प्रतिपादक कौन है? ठीक है, यहाँ देखिएगा, परंपरागत अवधारणा के अनुसार प्राधिकार उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होते थे, यानी कि इस तरह ये उच्च स्तर है, शीर्ष सत्ता है, और इससे निम्न स्तर की ओर होता था पहले। लेकिन अब बोला है कि नवोदित अवधारणा विकसित हुई जो स्वीकरण सिद्धांत कहलाती है। इस विचारधारा का निम्नलिखित में से प्रतिपादक कौन है? इस विचारधारा का प्रतिपादक कौन है? डगलस मैकग्रेगर हैं, डगलस मैकग्रेगर। ऐसा सिद्धांत जिसमें माना जाता है कि घटनाओं की प्राकृतिक तथा अखंडित श्रृंखला के कारण हानि अथवा क्षति हुई कहलाता है। क्या कहलाता है? निकटतम कारण का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, निकटतम कारण का सिद्धांत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सामूहिक सौदेबाजी में हड़ताल या तालाबंदी निरर्थक है। सामूहिक सौदेबाजी एक अन्य प्रक्रिया होती है। सामूहिक सौदेबाजी परिस्थितियों के अनुसार अपरिवर्तनीय है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, ये सभी। क्या हो जाएगा? केवल दो कथन सही है। सामूहिक सौदेबाजी एक अन्य प्रक्रिया होती है, तो दो कथन सही। श्रमिकों की कार्यकुशलता एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए कमजोर अभिगम है प्रक्रियात्मक अभिगम, प्रक्रियात्मक अभिगम। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में सम्मिलित की जाती है। औद्योगिक क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में सम्मिलित की जाती है क्या? गंदगी, धुआं, गैस तथा गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था। औद्योगिक क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधित सुविधा होता है, उसमें से गंदगी, धुआं, गैस, गंदा पानी निकासी की सारा सुविधा वहाँ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कथन दिया हुआ है और एक कथन को आपको देखना है अच्छा से। नियोजक समस्याओं के समाधान के लिए कर्मचारियों से परामर्श करता है। नियोजक मतलब कौन? फैक्ट्री के मालिक, उद्योग का जो मालिक होता है वो नियोजक कहलाता है। ठीक है, समस्या सहभागिता के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर समस्याओं के समाधान के लिए अस्थायी रूप से ऐसा किया जाता है। अब दिया हुआ कूट ए और आर दोनों सही है, ए सही है आर गलत है, यानी कि ए सही है और ए गलत है, इसका कहना है। ठीक है, ए गलत है आर सही है, इसका कहना है कि ए वाला गलत है और ये आर जो है सही है। ए आर दोनों गलत है, इसका कहना है कि दोनों गलत है, जबकि ए का कहना है कि दोनों सही है। दोनों सही है तो दोनों ही सही है। ठीक है, नियोजक समस्याओं के समाधान के लिए कर्मचारियों से परामर्श करता है। समस्या सहभागिता के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर समस्याओं के समाधान के लिए अस्थायी रूप से ऐसा किया जाता है। ए सही है, ए आर दोनों सही है। मूल्यांकन निष्पादन की किस पद्धति के अंतर्गत कर्मचारी की क्षमता का मूल्यांकन किसी विशेष घटना के आधार पर किया जाता है? किसी विशेष घटना के आधार पर किया जाता है, तो संक्रमणीय प्रसंग विधि। ठीक है, औद्योगिक श्रमिकों की ऋणग्रस्तता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी है? खर्चा आमदनी से ज़्यादा होना, भविष्य के लिए कोई बचत न करना, अज्ञान एवं अशिक्षा, शराब और जुए की लत। क्या हो जाएगा आंसर? सभी हो जाएगा। औद्योगिक जो श्रमिक है उनके ऋणग्रस्तता के लिए क्या कारण है? तो खर्चा अधिक करते हैं, आज अधिक खर्चा करते हैं, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। भविष्य के लिए कोई बचत नहीं करते हैं, सेविंग नहीं करते हैं, अज्ञान एवं अशिक्षित हैं, और शराब और जुए की उनको लत अधिक होती है। औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों के अनुपस्थित रहने के निम्नलिखित
कारणों पर विचार कीजिए। ठीक है, श्रमिकों का अधिक बीमार होना, ठीक है, कुपोषण, खाना पीना अच्छा से खाते नहीं हैं, दारू पी कर टूल रहते हैं तो कुपोषण भी हो जाता है। भारतीय समाज में त्योहारों एवं अनुष्ठानों की अधिकता, भारतीय समाज में देखते हैं त्यौहार और अनुष्ठान अधिक हैं। अज्ञान और अशिक्षा के कारण श्रमिक सुरक्षा संबंधी नियमों की अनभिज्ञता होती है इनमें से। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ये सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त प्रबंध परिषदों के प्रशासनिक कार्यों में सम्मिलित है? कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रकाशन, सुरक्षा उपायों का पर्यवेक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अंग नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, प्रशासनिक श्रम मंडल, अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। श्रमिकों के नैतिक एवं सामाजिक दशा में सुधार के अंतर्गत व्यवस्थाएं सम्मिलित की जाती है। क्या की जाती है? श्रमिकों का मनोबल संतुलित एवं उन्नतशील करना, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा, समाज में उनकी स्थिति को गौरवमय बनाना, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। श्रमिकों का मनोबल संतुलित एवं उन्नतशील करना, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करना, समाज में उनकी स्थिति को गौरवमय बनाना। ठीक है, तो सभी हो जाएगा। एक प्रश्न है इसमें, देखिए इसमें कोटेशन दिया हुआ है। सामूहिक सौदेबाजी करने वाले व्यक्तियों की दक्षता तथा अनुभव का बहुत बड़ा हाथ होता है। सौदेबाजी एक कला होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। ठीक है, सामूहिक सौदेबाजी करने वाले व्यक्तियों की दक्षता तथा अनुभव का बहुत बड़ा हाथ होता है और सौदेबाजी एक क्या है? एक कला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन दिया हुआ है, इस पर विचार करना है। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में। महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल कहाँ किए थे? यहीं पर किए थे, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, ये भी सही है। वर्ष 1925 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में चंदा कटौती पद्धति की शुरुआत किया गया था। ये भी सही है। वर्ष 1938 में बम्बई औद्योगिक क्या, यहाँ से थोड़ा सा कट गया है, तो इसका क्या हो जाएगा आपको बताते हैं। बम्बई औद्योगिक विवाद, यहाँ लिख लीजिएगा विवाद। बम्बई औद्योगिक विवाद अधिनियम बनाया गया। 1938 में बम्बई औद्योगिक विवाद अधिनियम बनाया गया। ठीक है, ए भी सही है। एक और दो दोनों सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। श्रम न्यायालय क्या है? अधिनिर्णयक प्राधिकरण। श्रम न्यायालय क्या है? अधिनिर्णयक प्राधिकरण है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बनी थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बना था? तो इसका स्थापना जो हुआ था 1920 में हुआ था। और कब? इसका पूरा डेट बताइए। इसका पूरा डेट है 31 अक्टूबर 1920 को। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया किनके द्वारा? कांग्रेस के अंतर्गत। जो पार्टी था उस टाइम कांग्रेस था, और कांग्रेस के अंतर्गत लाला लाजपत राय द्वारा किया था। राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1920 में। ठीक है, तो 31 अक्टूबर 1920 में किया गया था। किसका? इसको कहते हैं हम लोग एटक।
एटक, ठीक है ना, तो कहते हैं हम लोग एटक। ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसको कहते हैं एटक। शब्द एक है सेन ऑन और सेट ऑफ। सेन ऑन का और सेट ऑफ किससे संबंधित है? सेन ऑन और सेट ऑफ किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ये बोनस भुगतान अधिनियम से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण औद्योगिक विवाद के लिए उत्तरदायी नहीं है? औद्योगिक विवाद के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो क्या है? परंपरागत कारण, जबकि आर्थिक कारण, संस्थागत कारण और वैधानिक कारण औद्योगिक विवाद के कारण है सब, जबकि परंपरागत कारण नहीं है। औद्योगिक विवाद अधिनियम में भारत कामगार सहभागिता कार्यक्रम के रूप में द्विपक्षीय कार्य समितियों के गठन का प्रावधान है, ठीक है। इसका क्या प्रावधान है? वर्ष 1980 में, 1923 में, 1936 में, 1947 में। कब हुआ था? 1947 में। निम्नलिखित में से कौन सा लाभ ईएसआई के अंतर्गत नहीं है? क्या है? ईएसआई के अंतर्गत नहीं है। तो कौन सा लाभ ईएसआई के अंतर्गत नहीं है? बताइए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा आनुषंगिक लाभ। आनुषंगिक लाभ। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक विवादों का निपटारा करने का प्रक्रम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? औद्योगिक विवादों के निपटारा के लिए कौन सा प्रक्रम नहीं है? भारतीय श्रम सम्मेलन, ठीक है। भारत सरकार द्वारा कारखाना आयोग का गठन किया गया। भारत सरकार के द्वारा कारखाना आयोग का गठन कब किया गया था? 1981 में किया गया था। किसके सलाह पर, किसके समय में किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के समय में किया गया था, ठीक है। तो कारखाना आयोग का गठन 1981 में, माफ कीजिएगा 1981 में नहीं, 1881 में हो जाएगा। यहाँ पर मिस प्रिंट है, 1881 में लॉर्ड रिपन के समय किया गया था, ठीक है। इसको 1881 कर लीजिएगा। 1878 में कोलकाता में वर्किंग मेंस मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रह्म समाज के द्वारा किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है कटक में। कार्य मूल्यांकन का उद्देश्य है, कार्य मूल्यांकन का उद्देश्य क्या? मजदूरों का निर्धारण। निम्नलिखित में से मूलभूत प्रक्रिया कौन सी नहीं है जिस सामूहिक सौदेबाजी के लिए ध्यान में लेना चाहिए? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कौन नहीं? सौदेबाजी पूर्ण चरण, समझौताकार का चयन, सौदेबाजी का तरीका एवं रणनीति, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। निष्पादन मूल्यांकन की किस पद्धति के अंतर्गत व्यक्तियों को कार्य के सरल क्रम में रखने के उद्देश्य से एक व्यक्ति की अन्य सबके साथ तुलना की जाती है? किस लिए किया जाता है? रैंकिंग के लिए। गांव तरफ नहीं देखते हैं, दूसरा की तुलना, दूसरा को दिखाता है, अरे वो ई कर लिया, वो ई कर लिया, तुम क्या कर रहा है आज तक, वही लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कथन दिया हुआ यहाँ पे, ए श्रम सदैव उत्पादकता लाभों के मुख्य भाग को प्राप्त करते हैं और कारण है
श्रमिकों द्वारा कार्यों को आंशिक विराम हड़ताल तुल्य है। क्या बोलता है? श्रमिकों द्वारा कार्यों को आंशिक विराम हड़ताल तुल्य है। आप लोग बताइए, आंशिक विराम हड़ताल तुल्य नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? एक कथन सही है परंतु और गलत है। निष्पादन मूल्यांकन है। निष्पादन मूल्यांकन क्या है? मनोबल बढ़ाने वाला। मनोबल को क्या करता है? बढ़ाता है कर्मचारियों का मनोबल, कामगारों का। कर्मचारी की विकास संभाव्यताओं की पहचान निम्नलिखित के जरिए की जाती है। निम्नलिखित के जरिए की जाती है। कार्य मूल्यांकन के जरिए उसका जो कार्य किया उसके मूल्यांकन के जरिए हम लोग क्या करें? कर्मचारी के विकास की संभाव्यता कितना है वो हम लोग उसके कार्य के जरिए कर लेंगे। अधिकोष लोकपाल बैंकिंग ओम्बुड्स शिकायतें रद्द कर सकता है। क्या चीज? बैंकिंग ओम्बुड्समैन्स देखते हैं किसी भी स्तर का क्या करेगा? शिकायत को रद्द कर देगा। कार्य मूल्यांकन तकनीक का उद्देश्य है कि क्या है इसका? उचित एवं समान वेतनमान का निर्धारण, तकनीकी अध्ययन के लिए विश्लेषण, कार्य के लिए सुरक्षा व्यवस्था का निर्धारण, उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा उचित एवं समान वेतनमान का निर्धारण। पीआईपी टेक्स्ट द्वारा मापा जाता है। पीआईपी टेक्स्ट द्वारा मापा जाता है व्यक्तित्व, अभिरुचि तथा वरीयताएं। पीआईपी टेक्स्ट द्वारा मापा जाता है व्यक्तित्व, अभिरुचि तथा वरीयताएं को मापा जाता है। उत्पादकता से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है उत्पादकता से? बताइए आप लोग। कर्मचारी के किसी विशिष्ट कार्य को करने के ज्ञान एवं निपुणता में वृद्धिकरण, वस्तुओं और सेवाओं को पैदा करने में कम से कम संसाधनों का प्रयोग, व्यक्तिगत योग्यता एवं निपुणता जो वर्तमान कार्य को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है, संगठन का आगत निर्गत अनुपात। संगठन का आगत निर्गत अनुपात। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, व्यक्तिगत योग्यता एवं निपुणता जो वर्तमान कार्य को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में से किसके लिए निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली का प्रयोग नहीं होता है? निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली का प्रयोग नहीं होता है। कर्मचारी के अनुशासित करना। ठीक है, तो कर्मचारियों को अनुशासित करना। एमबीओ की तकनीक है। एमबीओ की तकनीक है क्या? समस्त उद्देश्य संगठनात्मक पद सोपान के शिखर पर रखे जाते हैं। पद सोपान ये वाला, ये ऊपर से नीचे। ठीक है, समस्त उद्देश्य संगठनात्मक पद सोपान के शिखर पर रखे जाते हैं। व्यक्तिगत उद्देश्य संगठन के उद्देश्यों के साथ मेल खाते हैं। कार्य निष्पादन का समय समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। उद्देश्यों को अधीनस्थ स्तर पर निर्धारित किया जाना चाहिए। उद्देश्य जो है उसके अधीनस्थ स्तर पर निर्धारित किया जाना चाहिए, तो नहीं, ये चीज वह ना हो तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो किसमें है? बी में। ये सही हो जाएगा। एक वित्तीय प्रकाशन में प्रकाशित समाचार के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक थोक लेन देनों के लिए अपने ECS को ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस ACH के रूप में कार्य करने के लिए रीडिजाइन कर रहा है। ECS का पूर्ण रूप क्या है? ECS का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ECS का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ठीक है, नरसिम्हम समिति ने देश में बैंकिंग ढांचे को कितने स्तरीय बनाने की संस्तुति की थी? तो नरसिम्हम समिति ने बैंकिंग ढांचे को 4 स्तरीय बनाने की संस्तुति किया था। ठीक है,
अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, अल्फा एस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आप लोग को सा भी टेस्ट सीरीज आप लोग को फ्री मिलेगा। सारे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं उसमें भी।